उठो जवानों उठो, वसुंधरा पुकारती, पुकारता है देश, पुकारती माँ भारती। बच्चों मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूँ, उठो जवानों उठो, वसुंधरा पुकारती, पुकारता है देश, पुकारती माँ भारती। ये लाइन हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे देश में जो नौजवान हैं, इन नौजवानों के अगर कहा जाए कि इनके ऊपर एक तरह से देखा जाए तो पर्दा डाल दिया गया। वो पर्दा किस बात का है? वो पर्दा अंधविश्वास का है। ये हमारे जितने भी बच्चे नौजवान हैं, ये कर्म करने से यानी संघर्ष करने से बच्चों दूर भाग रहे हैं। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, दूर क्यों ये भाग रहे हैं कि इनको जैसे लगता है कि बिना कर्म के, बिना संघर्ष से ही हम कुछ पा सकते हैं। लेकिन मैं ये बताऊं कि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप बहुत मुश्किल है पाना किसी भी चीज को। और संघर्ष कौन नहीं किया? संघर्ष राम ने नहीं किया, संघर्ष श्री कृष्ण ने नहीं किया, संघर्ष पैगंबर मोहम्मद साहब ने नहीं किया, संघर्ष महावीर ने नहीं किया, संघर्ष गौतम बुद्ध ने नहीं किया। कौन ऐसा है जो बिना संघर्ष से अपना जीवन जिया है? और संघर्ष कर करके ही ये लोग भगवान बन गए हैं। कोई भगवान नहीं पैदा होता, सब एक इंसान के रूप में ही इस धरती पर पैदा होते हैं। लेकिन बच्चों अपने कर्मों के द्वारा, अपने संघर्ष के द्वारा वो क्या बन जाते हैं? धीरे धीरे महान बन जाते हैं। हम उनकी पूजा करने लगते हैं। तो जितने भी देख लो पूरे देश में, चाहे महात्मा गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो, मार्टिन किंग लूथर हो, आंग सांग सूकी हो, जितने भी हैं सब लोग अपने कर्मों यानी संघर्ष करके ही आगे बढ़े हैं। और संघर्ष करना ही अगर आप सीख गए और धीरे धीरे अगर इसको आप आदत बना लिए तो एक दिन जरूर आप कामयाब होंगे। और संघर्ष की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे जितने भी हमारे देश में पुरोहित है, ये पुरोहितों द्वारा ऐसा बता दिया गया है कि ये हैं, यही जो आपकी नैया पार कर देंगे, आपको संघर्ष से बचा करके आपको सफलता दिला देंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हर व्यक्ति ने संघर्ष किया। जैसे मैंने आपको बताया कि महावीर, बुद्ध, ये सब एक व्यक्ति ही के रूप में पैदा हुए थे और संघर्ष किए और आगे बढ़ गए। तो संघर्ष से हमें घबराना नहीं है। बच्चों मैं आपको बताऊं, आपको शायद याद होगा कि जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, यानी देश की आजादी जब नहीं मिली थी, तो उस समय ये पूरे देश का जो कमान था वो हमारे देश के वकीलों के ऊपर था, यानी वकीलों के कंधों पे था। आज हमारा देश अगर जिसके पीछे ऊपर है तो ये हमारे देश के नौजवानों के यानी युवकों के ऊपर है। अगर नौजवान इस तरह से संघर्ष से दूर भागेगा तो शायद ये देश किसी और तरफ से जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे कि ये पूरा देश अगर एक बहुत बड़ा गाड़ी है तो उसके हम सब एक पहिए हैं। एक एक पहिया जब मजबूत होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे, हमको भटकना नहीं, हमको संघर्ष करना है। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 1857 की क्रांति, यानी जिसको कहते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। ये 1857 की क्रांति अगर है तो इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे कि आखिर ये क्रांति बच्चों हुई क्यों और इसके होने के पीछे कौन सी ऐसी वजह थी और ये क्रांति इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और आज तक इसको हम लोग याद रखते हैं। आप देखते होंगे अगर थोड़ी सी एक लाइन भी अगर किसी का आ जाता है न्यूज में, किसी न्यूज़पेपर में, तो वो लोग स्टेटस लगाते हैं। लेकिन देखिए इतनी बड़ी अगर क्रांति को आज भी याद कर रहा तो कहीं ना कहीं याद किया जाता है तो इसके कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत से ऐसे लोगों ने जो बलिदान दिया जिसके रूप हम इस क्रांति को क्या है याद करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे कि 1857 की क्रांति क्या है, रियल में ये क्रांति है या क्रांति को शुरू किसने किया, शुरू करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन है, या शुरू किया तो क्रांति ही क्यों उसको कहते हैं और कुछ नहीं कहते। अब क्रांति और बाकी चीज में डिफरेंसेज क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल समझेंगे इस चीज को। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे क्वेश्चन आते कैसे हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, तो आप समझिए मैक्सिमम चीजों पे क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और देखेंगे कि जितने भी आयोग में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बिहार पीसीएस हो या फिर आपका समीक्षा अधिकारी आरओ यारो, इन जो जितने भी एग्जाम हैं इन सब में जो आयोग में बैठे हुए लोग हैं वो किस तरह से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल करके डाइवर्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। आप समझने में आपको समझदारी नहीं होगी तो आप उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हम इसको समझेंगे कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है और कहाँ कहाँ आपको एग्जाम में फंसा सकता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इतनी बड़ी जो क्रांति है ये क्रांति क्या है और इस क्रांति के शुरू होने के कारण क्या है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, शुरू होने के कारण सबसे पहले ये क्रांति अगर हो रही थी तो कहा जाता है कि सैनिकों ने शुरू की, या हमारे देश के जो जितने भी सैनिक थे उन लोगों ने, उनके द्वारा ये शुरू की गई। उसमें कौन कौन से ऐसे कारण थे, तो कारण अगर देखेंगे बच्चों तो यहाँ से आपको पता चलेगा। सबसे पहले उनके अंदर एक रैंक का कारण था, यानी जितने भी फौज में भर्ती होते थे, हमारे देश के जो भी लोग भर्ती थे वो लोग काम करते थे जब फौज में,
तो उनको एक उनके साथ एक दुर्व्यवहार किया जाता है था कि वो रैंक उनका जो है नहीं, कभी भी उनकी पोस्ट बड़ी नहीं हो पाती थी, वो वही की वही रैंक रहती थी। और जो ब्रिटिश लोग भर्ती होते थे उनकी रैंक हमेशा क्या है, बढ़ा दी जाती थी। तो ये इनके अंदर यही गुस्सा था कि उनको रैंक को लेकर के एक बहुत बड़ा आक्रोश था। दूसरी बच्चों, सैलरी को लेकर के बहुत बड़ा आक्रोश था कि सैलरी उनकी एकदम फिक्स कर दी गई थी, सैलरी जो है बढ़ाई नहीं जा रही थी, जिससे हमारे सैनिकों में एक आक्रोश था कि सैलरी आखिर क्यों नहीं बढ़ रही है इसके पीछे। और तीसरी हद तो तब हो गई जब यहां से लोग भर्ती करते थे और भर्ती करने के बाद अपने ही लोगों पर लाठीचार्ज अंग्रेजों ने करवाना शुरू कर दिया हमारे सैनिकों से। आप देखिए आज भी कभी भी फौज में कोई भी भर्ती होता है, किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट फौज में, तो उनकी ड्यूटी उस जगह तो नहीं ही लगाई जाती है जहां से वो बिलोंग करता है, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार हो गए, बहुत सारे जान पहचान के लोग हो गए जो उससे परिचित होते हैं, और उस परिचित होने की वजह से उनको लाठी मारने में या कोई भी एक्शन लेने में एक शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये तो हद हो गई कि जब वो लाठी चार्ज के लिए अलाउ कर दिए। और तीसरी सबसे उसी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है बाद में अगर देखा जाए तो उसको कहते हैं तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में क्या होता है कि गाय और सुअर के बने कारतूस यानी चर्बी भरे कारतूस का इस्तेमाल करने के लिए आ गया, जो एक तात्कालिक कारण था। यानी आपको कहा जाए कि आप अगर किसी से लड़ाई करते हैं, यानी किसी से अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारते हैं, तो इस मारने के पीछे कहीं ना कहीं ये केवल तुरंत का ही कारण नहीं हो रहा होगा, हो सकता है पहले से वो आपके निशाने पे बना रहा हो, और उस निशाने पे बना रहने के बाद एक दिन आपको वो ऐसा कुछ आ गया बात कि आपने उसको एक थप्पड़ मार दिया, यानी उसके पीछे बहुत से ऐसे कारण पहले से रहे होंगे। आप याद करते होंगे कि एक दिन आएगा तुमको हम बताएंगे, और वो दिन किसी दिन आ जाता है, आप उसको मार देते हैं। तो इसका यही मतलब है कि पहले से ये बहुत सारे कारण थे हमारे सैनिकों के बीच में। उसके बाद अंत में आ गया जो ये कारतूस का प्रयोग, यानी चर्बी यानी कारतूस जिसको कहते हैं, सुअर गाय के कुछ लोगों ने हवा उड़ा दिया था कि गाय और सुअर के बने कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है उन बंदूकों में, इसके वजह से ये तात्कालिक कारण था। अब हम लोग देखेंगे कि ये आखिर जो शुरू हुआ तात्कालिक और लंबे समय से कारण, इनमें कौन ऐसा व्यक्ति था जो ये क्रांति कहे शुरू किया या मर्डर किया, ये भी हम लोग समझेंगे। तो इसमें एक नाम आता है बच्चों मंगल पांडे का नाम। मंगल पांडे के बारे में पहले हम सुनेंगे कि क्योंकि मंगल पांडे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि मंगल पांडे कौन थे और मंगल पांडे कहां से थे और एक ड्यूटी कहां कर रहे थे और इन्होंने क्या किया, किसको मारा गोली और कैसे कैसे शुरू हुआ। तो इनसे रिलेटेड तो हम लोग देखते हैं बच्चों मंगल पांडे को हम लोग जब देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे मंगल पांडे का जन्म कहां हुआ था। तो मंगल पांडे देखेंगे यूपी है, यूपी में आप ये देखेंगे इधर जो है इसको कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है आप देखेंगे ये बहुत सारे इंडस्ट्री से भरा हुआ है। तो ये पूरे यूपी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरा ये अवध वाला प्रदेश, तीसरा ये बुंदेलखंड वाला प्रदेश और चौथा ये पूर्वांचल, जिसमें हमारा गोरखपुर है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे जब, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम नक्शे में आपको यूपी के मैप में भी हम आपको पढ़ाए हैं, बताते भी हैं कि नक्शे में आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री से भरा पड़ा है। यानी सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री है तो किस तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले आते हैं, सहारनपुर, बागपत, आपका गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, ये सारे जिले हैं। तो ये कैसी है, यहाँ पे कौन सी ये खड़ी बोली जाती है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री के लिए। उसी तरह से अवध वाला क्षेत्र जहां लखनऊ है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये पूर्वांचल, इस पूर्वांचल में एक जिला है बलिया। कौन सा जिला? बलिया। तो बलिया जिला जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में, यानी यूपी के बलिया में हुआ था इनका जन्म, जो पूर्वांचल में पड़ता है। अब बलिया से ये जो ड्यूटी कर रहे थे वो कहाँ कर रहे थे? बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? बैरकपुर कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल, यानी कलकत्ता के पास है बैरकपुर। बैरकपुर में ये क्या कर रहे थे? ड्यूटी कर रहे थे अपना। पश्चिम बंगाल यानी बैरकपुर में क्या कर रहे थे? ड्यूटी कर रहे थे। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, जब ये ड्यूटी कर रहे थे तो एक बंदूक लेकर के आए। उस बंदूक में ये लोग लाना चाहते थे बेसफील्ड नाम की बंदूक, लेकिन ला दिए क्या? एनफील्ड। एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी बंदूक लाना चाहते थे और कौन सी बंदूक ला दिए। तो बंदूक अंग्रेजों ने लाना चाहता था बेसफील्ड और लाया क्या? एनफील्ड नाम की बंदूक लेकर के आया। अब देखो एनफील्ड जो लेकर आया, इसमें एक खासियत थी बच्चों कि इसमें क्या करते थे कि हमेशा जो है जो गोली भरी जाती थी, यानी जो कारतूस भरा जाता था, उसको मुंह से एक बार खींचना पड़ता था। और इन लोगों को पता, किसी ने बता दिया था कि ये गाय और सुअर के चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग करवा रहे हैं अंग्रेज सब। इसी में एक कमरे में बुलाया जाता है किसको? मंगल पांडे को। एक कमरे में मंगल पांडे को बुलाया जाता है, अब बुला करके ये बंदूक दे दी जाती है। और बंदूक देने का अगर कोई काम करता है तो उनका नाम था लेफ्टिनेंट बाज। कमरे में बैठे थे लेफ्टिनेंट बाज,
लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज दोनों लोगों ने किसको बुलाया, मंगल पांडे को। अब मंगल पांडे को जैसे ही बुलाया बच्चों, उसके बाद क्या किया, कहा कि इसमें क्या बंदूक में गोली भरो और मारो, टारगेट पर निशाना। तो टारगेट पर निशाना लगाने के बजाय मंगल पांडे ने किसको मार दिया, लेफ्टिनेंट बाज को। लेफ्टिनेंट बाज को जैसे ही मारा, ह्यूज आए, ह्यूज बोले व्हाट डू दिस, आपने ये क्या कर दिया। इनको भी धीरे से अगला गोली निकाले और इनको भी मार दिया। क्वेश्चन पूछता है मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेजों को गोली मारी, तो किसको मारी, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज। उसके बाद जब ये सारी कहानी हो गई तो अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया, फांसी दे दिया। अब फांसी कहां दिया, 8 अप्रैल 1857 को इसी बैरकपुर में इनको क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। अब बच्चों जब किसी भी सेना की में जो है, अब मान लीजिए हमारे देश के मंगल पांडे बहादुर की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि बलिया से आते थे। अब बलिया को बागी बलिया कहते हैं। बागी बलिया इसलिए कहते हैं कि बलिया जो है 1 साल पहले ही, जब देश आजाद नहीं हुआ था, देश 47 में आजाद हुआ, और 1 साल पहले यानी 46 में ही बलिया खुद को आजाद कर लिया था। क्वेश्चन ये भी पूछा है कि बलिया जो आजादी बलिया को मिली थी वो किसके नेतृत्व में मिली थी, तो चिट्टू पांडे के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, चिट्टू पांडे के नेतृत्व में क्या मिली थी, आजादी। कब मिली थी, 1946 में, यानी 1 साल पहले बलिया के लोगों ने आजाद कर लिया था, इसलिए बलिया को बागी बलिया कहा जाता है। और बलिया जो है, बलिया और गाजीपुर दो ऐसे जिले हैं जहां से फौज में लोग आज भी बहुत जाते हैं, लेकिन आज गाजीपुर बलिया को काफी पीछे छोड़ चुका है। तो बलिया से ये लोग थे। अब देखो चूंकि इनको फांसी हो गई 8 अप्रैल 1857 को, फांसी कहां हुई, बैरकपुर में। अब पूरा बैरकपुर में सन्नाटा का माहौल छा गया। सारे फौज में एक आ गया कि अब हम लोग योजना बनाए कि एक बड़ी क्रांति करना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि क्रांति की जो योजना बनी वो कहां से बनी, क्रांति की योजना कहां से बनी। इस पूरे क्रांति की योजना अगर बनती है तो बैरकपुर से। क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा है। पहले ही ऑप्शन दे देता है मेरठ, लेकिन मेरठ गलत होगा। कहां से क्रांति की योजना कहां बनेगी बच्चों, तो वो बनेगी बैरकपुर में। यानी क्रांति की योजना कहां बनेगी, बैरकपुर में। बैरकपुर कहां है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में। अब देखो जो मंगल पांडे ने जो काम किया, यानी मंगल पांडे ने गोली जो मारा, ये क्या क्रांति थी कि मर्डर था, तो अगर कहा जाए तो ये मर्डर ही था, ये क्रांति नहीं। क्रांति उसे कहते हैं जो कई लोगों के साथ एक साथ कई लोगों का हाथ उठे और किसी को अचानक परिवर्तन कर दे, उसको क्रांति कहते हैं। तो मंगल पांडे ने तो मर्डर किया था। क्वेश्चन ये भी फंसा करके पूछा है। आयोग वाले हमेशा अलग अलग वनडे एग्जाम में किस तरह से फंसाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका बदल जाता है। उन्होंने कहा कि 1857 की जो क्रांति थी, मतलब ये क्रांति की शुरुआत किसने किया, तो उसमें पहला ही ऑप्शन दे देता है मंगल पांडे। ए ऑप्शन मिलेगा आपको मंगल पांडे, जो कि आप गलत करके आएंगे। 90-95% बच्चे यही मारते हैं मंगल पांडे, जो कि गलत है। मंगल पांडे नहीं होगा। सैनिकों द्वारा क्रांति की शुरुआत होगी, वो भी बैरकपुर से ना शुरू होकर के कहां से होगी, मेरठ से शुरुआत होती है। तो मेरठ से क्रांति की शुरू होगी। तो मंगल पांडे ने क्या क्रांति नहीं की, मर्डर किया, इसलिए क्रांति की अभी हम बात ही नहीं करते हैं। अब इन पूरे बैरकपुर से पता चला कि अब हमको योजना बनाना है कैसे, तो उस समय व्हाट्सएप फेसबुक ये था नहीं कि बता दी जाए। सारे सैनिकों के अलग अलग कैंप थे, अलग अलग जगहों पे, यानी इन सैनिकों का अलग अलग रेजिमेंट था। अब वो वर्क कर रहा था, तो कई जगहों पे थे, उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे था। इसी तरह एक मेरठ में भी था। तो इन लोगों ने क्या किया, एक सिंबल बनाया, क्या, रोटी और कमल। क्वेश्चन पूछता है कमल और रोटी का संबंध किस क्रांति से है, तो ऑप्शन में कई सारे क्रांतियां देगा, रूस का क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा 1857 की क्रांति। तो रोटी और कमल का संबंध बच्चों किस क्रांति से है, तो किससे है, 1857 की क्रांति से है। उसके बाद अब जब ये हुआ क्या कि रोटी और कमल को इन लोगों ने एक सिंबल बनाया, कहा कि हम जो है बैरकपुर से रोटी और कमल को लेकर के जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये बैरकपुर से क्या किया, 3 कमल, 3 कमल का मतलब क्या हो गया, और 1 रोटी। चूंकि 8 अप्रैल को फांसी हुई थी, तो अगला महीना आता है मई का, तो 30 मई को इन लोगों ने डेट डिसाइड किया, 30 मई। 30 मई का 3 का मतलब क्या हुआ, ये 3 कमल, और 0 का मतलब क्या हुआ, ये रोटी। यानी कमल और रोटी सिंबल लेकर के और कहां गए, चारों तरफ बताने लगे। और जो ले जा रहा था इसको वो उसको कोई जानकारी नहीं थी कि इसका मतलब क्या है, बाद में इसको बताया गया। तो इन लोगों ने बैरकपुर से कहां लेके गया, तो एक व्यक्ति जो लेकर के इसको जा रहे थे वो कहां, मेरठ लेकर के जा रहे थे। कहां पर, बैरकपुर से मेरठ। मेरठ ले जाते समय क्या हुआ कि ये 3 कमल और 1 रोटी ले जाते समय रास्ते में क्या हुआ, 1 कमल इन लोगों ने कहीं गिरा दिया। आगे जाके
लखनऊ से एक कमल लखनऊ में मान लीजिए आगे जाके कानपुर में गिरा दिया। जब मेरठ ये पहुंचा तो एक कमल एक रोटी पहुंचा और मेरठ के सैनिकों ने ये समझ लिया कि यही यही मतलब है इसका, यानी एक कमल एक रोटी आया है। और बाद में जब इसका मतलब बताया गया कि कमल का मतलब क्या है ये लाइन और उसके बाद रोटी का मतलब 0, तो उन सब लोगों ने समझा कि वो तिथि क्या है 10 मई। तो 10 मई को 30 मई को शुरू होने वाली क्रांति 10 मई को ही सैनिकों ने शुरू कर दी। कहां से? मेरठ से। क्वेश्चन यही पूछा है, क्वेश्चन ये पूछता भी है कि 1857 की क्रांति किसने शुरू किया? तो सैनिकों ने शुरू किया। कब? 10 मई को शुरू कर दिया। तो निश्चित योजना से पहले ही शुरू कर दिया। तो आपको आगे बताएंगे कि क्रांति फेल होने का एक ये भी कारण है कि निश्चित योजना का अभाव, यानी जो क्रांति 30 मई को शुरू होने वाली थी वो 10 मई को ही क्या हो गई? शुरू हो गई, जिससे ये क्रांति क्या हो गई? फेल हो गई। अब हम लोग देखेंगे इसको, जब ये क्रांति शुरू हो गई तो क्रांति जैसे ही शुरू हो गई कहां से? मेरठ से सैनिकों द्वारा। तो ये सैनिकों ने क्या किया? इन सैनिकों ने यहां से क्या किया? दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और दिल्ली में एक राजा हुआ करता था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की सारी क्या संपत्ति छीन लिए थे अंग्रेज और उसको पेंशन पे बैठाए थे और कहे थे कि आप पेंशन भोगी बन के रहो। तो वो बहादुर शाह जफर भी अपने आप में एक नाराज था अंग्रेजों से, उसको इन लोगों ने राजा घोषित कर दिया। कौन राजा घोषित? सैनिकों ने। और सैनिकों ने राजा घोषित करके उसके साथ फोटो सेल्फी खिंचवाने लगे। इसकी जानकारी एक जीनत महल का व्यक्ति था, उसने दे दिया अंग्रेजों को कि सारे सैनिक बहादुर शाह जफर से मिल चुके हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा कि सबसे पहले जो है ये मिलने की जानकारी सैनिकों का बहादुर शाह जफर से मिलने की जानकारी किसने दिया? जीनत महल ने दिया। सबसे पहले जीनत महल ने ये जानकारी, यानी एक तरह से कहा जाए तो विभीषण का काम जीनत महल ने कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है, अब देखो मैचिंग करके क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली से कौन था? तो बहादुर शाह जफर। जानकारी किसने दिया? जीनत महल। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दिल्ली से आपको पता चल गया पहला वाला कि दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर। उसी तरह से ये यूपी में एक झांसी है, झांसी से कौन था? तो झांसी से जो थी वो लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई का इतिहास देखेंगे तो इनके जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इनका जन्म हुआ था बनारस में, बनारस से इनका मायका था, बनारस से इनकी शादी हो गई थी कहाँ? झांसी में। और किसके साथ? गंगाधर राव के साथ शादी हो गई थी। इनका नाम बचपन का मनुबाई था। झांसी की रानी का बचपन का नाम मनुबाई था। बनारस से रहने वाली थी और शादी कहाँ हुई? झांसी। इनकी जब संतान नहीं हुई, गंगाधर राव से शादी हुई झांसी में, संतान नहीं तो इन्होंने एक गोद ले लिया। और गोद लेने के बाद एक लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया? हड़प नीति लाया, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी उसको कहते हैं। उन्होंने लाया और बता दिया, कहा कि ये जो गोद लिया हुआ बच्चा वो संपत्ति अब वो नहीं लेगा, वो संपत्ति किसकी हो जाएगी? अंग्रेजों की। तो झांसी की रानी की सारी संपत्ति कौन ले लिया था? अंग्रेजों ने। तो इनके अंदर एक आक्रोश था, तो ये भी इंतजार कर रही थी। तो 1857 की क्रांति में ये लक्ष्मीबाई जो मनुबाई के नाम से जानी जाती है, बनारस की रहने वाली, गंगाधर राव से इनकी मतलब शादी हुई थी और ये भी शामिल हो गई इस क्रांति में। यानी आप देख रहे हैं सबका अपना अपना स्वार्थ है। बहादुर शाह जफर भी बैठे थे, ये भी शामिल हो गए। रानी लक्ष्मीबाई शामिल हो गई, तो ये भी इनका भी अपना खुद का स्वार्थ था। तो ये क्रांति में मैक्सिमम लोग वो लोग शुरुआत में शामिल हो रहे हैं जिनका खुद का स्वार्थ था। अब एक जगदीशपुर से क्वेश्चन, जो भी बिहार के बच्चे होंगे बिहार का एग्जाम देंगे उनसे जरूर पूछता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। जगदीशपुर जो आरा जिला यानी बिहार में पड़ता, वहां से कौन शामिल हो गया? तो वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह की भी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन लिया था, जिसकी वजह से 75 साल की उम्र में ये भी क्रांति में कूद गए। यानी इनका शामिल किए क्यों हुए? इनके शामिल होने का कारण क्या था? जमींदारी का छीन। उसी तरह लखनऊ से बेगम हजरत महल शामिल हो गई। बेगम हजरत महल के बारे में आप जानेंगे तो इनकी ये किसकी पत्नी थी? वाजिद अली शाह की। वाजिद अली शाह, यानी लखनऊ कहाँ? यहाँ। वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी बेगम हजरत। वाजिद अली शाह भी एक तरह से कहा जाए तो मूर्ख राजा थे, माने नवाब थे, नवाब कहा जाता है। इनको भी जब अंग्रेज आ रहे थे इनके पास, इनके हड़प में, तो इनको ये कहा जाता है कि नौकर ने जूता नहीं पहनाया, जिसकी वजह से ये क्या कर दिए? जूता न पहनाने की वजह से वहीं बैठे रह गए। अंग्रेजों ने इनको उठा ले गए, पकड़ ले गए। बताओ, एक जूता चाहते तो खुद पहन सकते थे, भाग सकते थे, लेकिन इन्होंने बताया, कहा इनकी नवाबी थी, कहा कि हम वो कैसे नवाब कि हम अपने हाथ से मतलब खुद से जूता पहने। बाद में अंग्रेजों ने जब इनको ले गया तो समझ गया कि इनको बहुत मारा नहीं जाएगा, इनको एक कमरे में बंद करके एक कुत्ता छोड़ देते हैं। तो इनको बड़ा वो लगता है कि हम देखो जूता नहीं पहन सकते थे, मेरे बगल में कुत्ता लाके बैठा दिए, तो वो भी इनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो लखनऊ से कौन शामिल हो गया? बेगम हजरत महल, इनकी भी संपत्ति छीन लिए थे। उसी तरह से कानपुर में एक नाना साहब थे, कानपुर में नाना साहब थे, ये भी पेंशन भोगी थे, पेंशन बना करके इनको पेंशन पे रखे थे अंग्रेजों ने। नाना साहब का इतिहास अगर देखेंगे तो ये महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य था। कहां पर? महाराष्ट्र में। यहाँ पेशवा की उपाधि दी जाती थी। आप सुने होंगे शिवाजी बाजीराव पेशवा। तो पेशवा की उपाधि इनसे छीन करके इनको सब लेके कहां चले गए थे?
कानपुर में। कानपुर में ले जाके बैठा दिए थे, इनको घर और बना के कहें कि आप यहीं रहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ रहते तो जनता इनको बहुत प्रेम करती थी। अब 20 साल के बाद सारी जनता इनको भूल गई, इनका पूरा सब हड़प लिए मराठा साम्राज्य को। इसलिए ये भी पेंशन भोगी बन के कानपुर में बैठे थे। तो ये भी इंतजार कर रहे थे कि अंग्रेजों का कोई ऐसा आए कि जिसमें हम शामिल हो जाएं। तो नाना साहब भी कानपुर से शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि इनका भी सब हड़प लिए थे, तो इनका भी कुछ ना कुछ कहीं स्वार्थ था। उसी तरह से झांसी और ग्वालियर से, झांसी यहाँ है, झांसी से और यहाँ पे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो ग्वालियर, इन दोनों जगह से जो लड़ रहा था उनका नाम था तात्या टोपे। तो क्वेश्चन मैचिंग करवा करके पूछता है, ऐसे दे देगा, कहेगा मिलान करिए, मिलान करिए, एक साइड में इधर दे देगा ए बी सी डी ऐसे, और इधर नाम दे देगा, इधर स्थान दे देगा कि वो कहां से बिलोंग करते थे, और उनको क्या करिए, मैच करिए। तो इस तरह से मैचिंग करके क्वेश्चन आता है। तो आप तभी करेंगे जब ये जानेंगे कि वो उनकी लोकेशन कहाँ है, यानी वो मैप के थ्रू आपको पता करना होगा कि वो कहाँ से वो लोग थे। इसीलिए जब भी आप पढ़िए जीएस को, तो आप मैप का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। जिस दिन आप मैप का यूज करने लगे, आप पोजीशन पता गई, यानी उसकी लोकेशन अगर आपको पता चल गई, तो आपको पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा, एकदम आसानी तरीके से आप याद कर लेंगे। तो मैचिंग करके क्वेश्चन ऐसे पूछता है। इसी तरह से ये लोग देखो, पूरे जितने लोग शामिल हो, कुछ ना कुछ स्वार्थ था। अब कुछ ऐसे लोग शामिल होंगे जिनका खुद का स्वार्थ नहीं था। खुद का स्वार्थ न होने के कारण हम आपको बताते हैं कि मैं भी जब क्लास 12th में था, एमजी इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उस समय अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था। अन्ना हजारे के आंदोलन में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सिर्फ इस वजह से कि चलो एक अच्छा आदमी है और ये करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उस समय केजरीवाल जी आए थे, तो उसमें हम लोग शामिल हुए इन्हीं सब चीजों। तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं था, बशर्ते लेकिन अच्छा काम करना, इसलिए। तो अब जो इस क्रांति में लोग शामिल होंगे, उसमें जो ऐसे लोग शामिल होंगे कि जिनका कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन उनको लग रहा था कि क्रांति अच्छी है और देश के लिए अच्छी है, तो वो लोग शामिल होंगे। इसी तरह इलाहाबाद में से कौन शामिल हो गया बच्चों? तो वो जो इलाहाबाद से शामिल हुआ, उनका नाम है लियाकत अली। इलाहाबाद कहाँ है? तो इलाहाबाद भी यूपी में है, इस साइड में है, यूपी में इलाहाबाद, इलाहाबाद कौशाम्बी के पास। इलाहाबाद से कौन शामिल हो गया? लियाकत अली। तो लियाकत अली को जो भी यूपी के एग्जाम देंगे आप, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम, लेखपाल का एग्जाम, इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्हीं में कंफ्यूजन ज्यादा करता है, क्योंकि जनरली आप सबको पता होता है कि ये मंगल पांडे के बारे में, बहादुर शाह, झांसी की रानी, इन सब के बारे में, लेकिन इलाहाबाद से जो शामिल हुआ इनको, और आगे जाके फैजाबाद और बरेली। आप अब देखिए इसके आगे वाला, कहां से? फैजाबाद से कौन शामिल हुआ? तो फैजाबाद से जो शामिल हुआ उनका नाम था मौलवी अब्दुल्ला। फैजाबाद कहाँ? फैजाबाद को अगर इस मैप में देखेंगे आप, इस वाले मैप में, तो फैजाबाद को अगर यूपी यहाँ आप देखते हैं, तो यूपी में फैजाबाद कहाँ? लखनऊ के बगल में, अवध में ही पड़ता है फैजाबाद, इस साइड में है ना। तो फैजाबाद से कौन? मौलवी अब्दुल्ला। उसी तरह से बरेली आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली जगह, बरेली से कौन शामिल हो गया? तो खान बहादुर। कौन शामिल हुआ? खान बहादुर। तो ये तीनों नामों में हमेशा वो मैचिंग करवा के पूछता है और हमेशा कंफ्यूजन करेगा, कौन कौन सा? इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली। इलाहाबाद से कौन? लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला और बरेली से खान बहादुर। इन तीनों को आपको हमेशा याद रखना है, तभी आप कर पाएंगे। तो अभी तक तो इन लोगों को आप समझे। अब देखिए, अब ये जो क्रांति हुई थी, इसमें अलग अलग जगहों से लोग शामिल हुए। अब शामिल होने के बाद हुआ क्या कि सब लोग, उधर से अंग्रेज गोली मार रहे थे, इधर से ये लोग मार रहे थे। अब भारतीयों के अंदर एक आदत है कि ये जब किसी को मारते हैं, पीटते हैं, वो भी खास तौर से यूपी बिहार वाले, तो इतना मार मारते हैं कि अभी देखते हैं गांव में अगर सांप मारते हैं तो इतना मारते हैं कि जब तक वो मर न जाए पूरे तरीके से, उसकी आंख भी फोड़ते हैं। कहते हैं इसका रिश्तेदार भी बदला लेगा, इसलिए सांप को पूरी अच्छी तरीके से मार दो। तो सांप को जब मारते हैं तो अंग्रेजों को इतना मार मारे थे कि ये जब अंग्रेजों की लाश जा रही थी इंग्लैंड में, तो महारानी जब इस लाश को देखने के बाद उनको लगा कहीं हाथ ही नहीं है, कहीं सर ही नहीं है, कहीं कुछ ही नहीं है। तो महारानी बहुत दुखी हुई। महारानी जब इन चीजों से बहुत ज्यादा दुखी हुई, तो उन्होंने क्या किया, एक एसआईटी गठित किया। जैसे अभी आप देखोगे लखीमपुर खीरी का विवाद हो रहा था, तो एक एसआईटी गठित की गई थी। उस एसआईटी में बताया गया कि चलो गठित कर देते हैं, बाद में इसकी रिपोर्ट आएगी तो उस तरह से देखा जाएगा क्या निर्णय होता। उसी तरह से महारानी ने भी एक एसआईटी गठित करके और जांच की कि कौन से ऐसे कारण थे कि इतनी बड़ी जो क्रांति है ये शुरू हो गई। तो उस जांच में उनको पता चला, जांच में क्या पता चला कि सबसे पहले उनको यही पता चला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही सारा अत्याचार कर रही है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति हुई। तो महारानी ने एक अधिनियम बनाया, जिस अधिनियम का नाम है 1858 का अधिनियम। यानी जस्ट अगले साल कौन सा अधिनियम आया? 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम को जब महारानी पास की अपने पार्लियामेंट में और वहां से जब इंडिया के लिए भेजी, तो इसमें 3-4 बातें हैं। उन्हीं 3-4 बातों से क्वेश्चन कैसे आता है
इसी को हम लोग को जानना है, समझना है, पढ़ना है। जब इतना हम जान लेंगे तो आप समझ लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, या सारे वनडे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंसाता है। सारे का टॉपिक सिलेबस आप बच्चों देखेंगे एक ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का नजरिया बदल देता है, आप उसको कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले 1858 के अधिनियम में उन्होंने क्या किया, उस समय जो है एक बात लिखी। पहली बात तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, पूछता भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का समाप्त कब हुआ, किस अधिनियम के तहत किया गया। तो 1858 के अधिनियम, उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, 1909 का रहेगा, 1935 रहेगा, ऐसे कई सारे एक्ट रहेंगे। तो 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का क्या होता है, अंत होता है। दूसरा क्या की उन्होंने, क्या किया, वायसराय पद का गठन कर दिया। वायसराय पद का यानी उसके पहले एक गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। तो भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके क्या किया उन्होंने, वायसराय के पद का गठन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वायसराय पद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1858। या गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो उसका भी आंसर क्या होगा, 1858। उस समय जो गवर्नर जनरल था, भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में ये कहा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग की कोई गलती नहीं थी 1857 की क्रांति में। उसके पहले जो लॉर्ड डलहौजी था, सारा खरमंडल वही मचा के गया था, लेकिन पूरा भुगता कौन, यानी पूरा सहा कौन, झेला कौन, तो लॉर्ड कैनिंग, यानी पिटा गया कौन, लॉर्ड कैनिंग बेचारा। तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिए। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। अब भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो यही लॉर्ड कैनिंग। एक पद समाप्त हुआ, दूसरे पद का गठन हुआ, तो इसी को बना दिए, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं थी। जब इसकी कोई गलती नहीं थी, इसी का महारानी क्या बना दिया, इसी को वायसराय। वायसराय कहें तो एक चमचा है जो भारत में जो भी काम हो रहा, सारी जानकारी इंग्लैंड को देना, यही वायसराय का काम था। तो वायसराय के पद का गठन हो गया। लॉर्ड कैनिंग वो था कौन, पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। ये क्या किया, लॉर्ड कैनिंग आपातकालीन सेना का कैंप बनाया था। कहाँ, ये आपातकालीन सेना का कैंप इलाहाबाद में बनाया था। क्वेश्चन पूछा है कि कौन गवर्नर जनरल था भारत का जिसने आपातकालीन सेना का कैंप बनाया था, तो उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। और ये कहाँ बनाया था, तो यूपी के इलाहाबाद में बनाया था। कहाँ बनाया था, इलाहाबाद में। आपको इसको हम दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं मैप के थ्रू। अच्छे से मैप देखें, अच्छे से मैप देखते हैं इसका। इस मैप में हम देखने का प्रयास करेंगे। देखो लखनऊ, ये है यूपी, ये वाला रीजन यूपी। यूपी कहाँ, यूपी में आप इसको देखोगे तो ये है, यहां देखो ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने क्या बनाया था, आपातकालीन सेना का कैंप बनाया था। तो आपातकालीन सेना का कैंप दो लोगों ने बनाया था, एक लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। लॉर्ड डलहौजी कहाँ बनाया था, शिमला में बनाया था। इसको डर लग गया कि अगर हम यहां से शिमला जाएंगे वहां पर तो हमें रास्ते में मेरठ पड़ता है, तो रास्ते में मेरठ से सैनिकों ने खूब मार मारेंगे, जिसके वजह से क्या बना लिया, इलाहाबाद में। तो आपातकालीन सेना का कैंप कौन बनाया था, लॉर्ड कैनिंग, इलाहाबाद में बनाया था। उसके बाद महारानी ने इन तीन चीजों को जब लिखा, चौथा जो बात लिखी गई उस अधिनियम में, चौथी बात क्या थी, एक आयोग गठन की, पील आयोग। पील आयोग को कहते हैं सेना पुनर्गठन आयोग। तो क्वेश्चन ये भी पूछा था कि पील आयोग का संबंध किस क्रांति से है, तो 1857 की क्रांति से है। इसको क्या कहते हैं, इसको सेना पुनर्गठन, यानी सेना में अगर सुधार करना हो तो सेना में सुधार करने के लिए इसी आयोग का गठन किया। महारानी सेना में सुधार करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी, क्योंकि सेना में ऐसे ऐसे लोग थे जो लोग क्रांति के लिए कितना ज्यादा उत्सुक थे, और जिन लोगों ने क्या किया, क्रांति को कर दिया। उन लोगों के बारे में देखते हैं। ये देखो, पील आयोग जब गठन की, उसी किस अधिनियम के तहत पील आयोग का गठन हुआ, 1858 के अधिनियम के तहत। पील आयोग का नाम क्या था, सेना पुनर्गठन आयोग। इसमें पहला ऐसा काम की, पहला ऐसी बात कौन सी थी पील आयोग में, कि क्या किया जाए, ब्राह्मणों की संख्या को घटा दी जाए। ब्राह्मण की संख्या क्यों, क्योंकि 1857 की क्रांति जो व्यक्ति अगर कहा जाए जो मर्डर किया था, सबसे पहले मंगल पांडे ने किया था। तो ब्राह्मणों की संख्या को कम करना, क्योंकि जान रहे थे कि ब्राह्मण जो है मैक्सिमम क्या पढ़े लिखे हैं, और पढ़ने लिखने के साथ बहादुर भी हैं, तो ये ज्यादा सवाल जवाब करते हैं, इसलिए सेना में इनकी संख्या को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। और दूसरा, राजपूत की संख्या को क्या कर दी जाए, घटा दी जाए। यानी ब्राह्मण और राजपूत को घटा दिया गया, क्योंकि जान रहे थे कि यही लोग ज्यादा खरमंडल मचाते हैं पूरे क्रांति में, तो इनको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। और किसकी बढ़ा दिया जाए, तो गोरखा और पठानों की संख्या को क्या बढ़ा दिया जाए। तो क्वेश्चन पूछा है कि इस पील आयोग में ऐसी कौन कौन सी बातें थी, यानी ब्राह्मण और राजपूत की संख्या को घटा दिया गया, किस आयोग के तहत, पील आयोग के तहत। और किसको बढ़ा दिया, गोरखा और पठान की संख्या को क्या कर दिया गया,
बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि गोरखा और पठान ये लोग क्या करते थे, इनको ऐसा कहा जाता है कि ये नहीं पूछते हैं कि हम क्यों लड़ रहे हैं, बस लड़ना जानते हैं, इसलिए इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया और ब्राह्मण राजपूत की संख्या को घटा दिया गया। इसी को कहते हैं पील आयोग या सेना पुनर्गठन आयोग। अब देखते हैं इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इतनी बड़ी क्रांति हो गई तो एक व्यक्ति थे बीडी सावरकर। क्वेश्चन ये बार बार पूछता है वनडे एग्जाम में सारे की, कौन ऐसा व्यक्ति था जो बोला था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो बीडी सावरकर। विनायक दामोदर दास, बाद में अभिनव भारत भी बनाते हैं, विनायक दामोदर दास सावरकर हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इतनी बड़ी जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के फेल होने के वो कौन कौन से कारण थे कि जब इतनी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए तो वो फेल कैसे हो गई। उस क्रांति को फेल होने के कारण में हम लोग पहला तो यही आपको बताए थे कि निश्चित योजना का क्या है, अभाव है। 10 मई को क्रांति शुरू हो गई सैनिकों द्वारा, और शुरू कब होने वाली थी? 30 मई को, तो शुरू हो गई कब? 10 मई को ही। तो इस योजना का, निश्चित योजना का अभाव था, जिसके वजह से ये क्या हो गई, क्रांति फेल हो गई। दूसरा कौन सा कारण हम लोग देखते हैं, तो दूसरा ये हथियार की कमी। पूरे क्रांति में हथियार की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से ये क्रांति फेल होनी फिक्स थी। तीसरा है खुद का स्वार्थ। खुद का स्वार्थ में देख रहे थे आप, पूरी चाहे झांसी की रानी हो, बहादुर शाह जफर हो, बेगम हजरत महल हो, चाहे आप जो है आरा जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह हो, सब लोग, नाना साहब हो, सब लोग के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ के, अपना अपना खुद का स्वार्थ था, इसलिए फेल तो होना ही था इस क्रांति को। और उसके बाद जो एक कारण और आता है, शिक्षित लोगों का तटस्थ होना। तटस्थ होने का मतलब शामिल नहीं, यानी शिक्षित लोग इसमें शामिल नहीं हो, सब लोग दूर से ही देख रहे थे कि इतनी बड़ी क्रांति हो रही है, इसमें जो है ये दूर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि देख रहे थे कि सब लोगों का खुद का स्वार्थ है। तो खुद के स्वार्थ होने की वजह से पढ़े लिखे लोग आए ही नहीं, जिसके वजह से ये क्रांति क्या हो गई, फेल होने के लिए। उसके बाद ये देखो, ये पूरी क्रांति पूरे देश में हुई ही नहीं, सिर्फ अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में हुई, यानी अगर कहा जाए तो बंगाल से लेकर के बिहार, बिहार से लेकर के आपका दिल्ली और फिर यूपी, यहीं तक ये क्रांति सिमट करके रह गई, जिसके वजह से इस क्रांति को फेल होना तो फिक्स था। तो अभी तक हम लोग देखे हैं पूरी क्रांति, अगर 2 मिनट में हम लोग रिवाइज करें तो क्या देखें, सबसे पहले क्रांति शुरू होने के कारण, उसके बाद शुरू होने के कारण में बहुत सारे कारण थे, जिसमें आप लोग जो रटा है आपके दिमाग में बैठा दिया जाता है अलग अलग लोगों से कि ये क्रांति ऐसे हुई, ये कारतूस से चर्बी भरे का, ये तो तात्कालिक कारण था। उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से क्रांति शुरू हुई। उसके बाद हम लोग कई चीजों को हम लोग देख लिए। एक जो व्यक्ति देखे मंगल पांडे, मंगल पांडे के बारे में हम बहुत सारी जानकारी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, बलिया में। बलिया से ड्यूटी कहाँ कर रहे थे, बैरकपुर में। बैरकपुर में ड्यूटी के दौरान इनको क्या हुआ, ड्यूटी के दौरान जैसे ही कर रहे थे तो इनको जो है बंदूक दे दिया गया। बंदूक जब मिला तो इन्होंने गोली किसको, तो 2 लोगों को मारा, किसको, बाज और ह्यूज को, लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूज को मारे। फांसी हो गई 8 अप्रैल 1857 को। क्रांति की योजना कहाँ बनी, बैरकपुर में। क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, मेरठ से। क्रांति की योजना कहाँ बनी, बैरकपुर में। शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई, सैनिकों द्वारा शुरुआत हो गई। दिल्ली से कौन शामिल हुआ, तो बहादुर शाह जफर। झांसी से लक्ष्मीबाई। लखनऊ से तो बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन शामिल हुआ, तो नाना साहब। जगदीशपुर आरा से कुंवर सिंह। सब लोगों को आप लोग देख लिए पूरा ये क्रांति में कौन कौन कहां से शामिल हुआ। उसके बाद आप लोग देख लिए यहाँ से क्रांति शुरू होने के बाद क्रांति की योजना यहाँ से बनी। क्रांति योजना के बाद आप लोग ये भी देख लिए कौन कहां से, फिर ये अधिनियम आया। अधिनियम में कंपनी के शासन का अंत हो गया, इसी से वायसराय के पद का गठन, गवर्नर जनरल का पद का समाप्ति। कौन था उस समय वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद पील आयोग, उसमें क्या क्या ऐसी बातें थी, ब्राह्मण राजपूत को क्या कर दिया, घटा दिया जाए, गोरखा को और पठानों को बढ़ा दिया गया। फिर क्रांति फेल होने के कारण इन सारी चीज़ों को आप समझ गए। लग रहा होगा कि हाँ, हमने जो है क्रांति जो पढ़ी, इससे क्या एक देश में न्यू रख दिया गया आने वाली बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनेगी, बहुत सारी चीज़ों की अगर गठन हुआ तो इसी क्रांति की देन है। यानी एक कहा जाए तो अंग्रेजों में एक डर पैदा कर दी और भारतीयों के अंदर एक उत्साह की एक आग जगा दी कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी से नहीं डरेंगे। आने वाले समय में यही इन्हीं क्रांति की वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है, बहुत सारे अधिवेशन होते हैं, फिर गांधी की एंट्री होती है। इन सब चीज़ों को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ये सब सीक्वेंस से अगर पढ़ा जाए, यानी इस पूरे इतिहास को अगर रिलेट करके पढ़ा जाए, यानी क्रमबद्ध चीज़ों का ज्ञान ही इतिहास कहा जाता है। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे कभी नहीं भूल सकता है। यानी ये स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहेंगे। आगे हमारी फिर क्लास बनेगी। हम लोगों की ये काफ़ी ज़्यादा प्रयास है कि हम लोग जो है करंट अफेयर चीज़ को भी लेके आए। एक फिक्स टाइम हम लोग शेड्यूल बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के आएंगे। अभी आप देख रहे हैं हमारे इन चैनल पे सब कुछ चल ही रहा है। आपका अब धीरे धीरे अन्य चीज़ें आएंगी जैसे जैसे हम लोग को समय, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं आप ही लोगों का हाथ है। अगर आप लोगों की सोच, आप लोगों का जो अगर प्रयास, हम लोगों मतलब जो प्यार मिल रहा है आप लोगों का, आप कमेंट करिए, बताइए कि हमको कहाँ दिक्कत है, उन चीज़ों पर हम लोग सुधार करेंगे। उसके साथ साथ जो है आपका ये
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जितना आप शेयर करेंगे इन चीज़ों से हमको एक उत्साह मिलेगा कि हमको अन्य चीज़ों पे, जिस दिन आपका कोई कमेंट या आपका जो लाइक या कुछ भी जो बढ़ता है उससे हमारे अंदर एक उत्साह जगता है। हम लोग रात में भी सोते हैं तो सोचते हैं कल कौन से टॉपिक पे हम लोग आज वीडियो बनाएंगे, कौन से टॉपिक को लेकर के आएंगे। ये हम लोगों का एक मुहिम है, हमारे जो जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी टीम में, सब लोगों का एक सोच है कि हम लोग एक ऐसी शिक्षा लाएं, अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा को लेकर के आए, यानी क्वालिटी एजुकेशन को लेकर आए। आप देखेंगे हमारा देश बहुत सारा शिक्षा में है, लेकिन शिक्षित अगर कहा जाए क्वालिटी शिक्षा तो बहुत कम लोगों के पास है। भले 70-80% पहुंच गया है, लेकिन 10 ही के पास है। हमारे यहाँ डिफिनीशन भी शिक्षा की यही बताई जाती है कि आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो तो आप शिक्षित हो। ये कोई बात नहीं हुई। अगर शिक्षित होते तो आप बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, देखिए ऐसी बात बोलते हैं जैसे लगता है 2 पैसे की बात करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन उनको बात करने की तमीज नहीं है। तो हम लोग क्वालिटी शिक्षा पे फोकस करेंगे और जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा प्रयास है कि आगे हम इसको और लेकर के चलें, यानी कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास अच्छी शिक्षा पहुंचे। इसी का हमारा ये मुहिम है। आप लोगों का अगर प्यार बना रहेगा, आप लोग हम लोगों को जिस तरह से सपोर्ट करेंगे, शेयर सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, तो हम लोगों को एक उत्साह जगेगा। हम इस पर जरूर काम करेंगे और आपके सामने इस तरह से आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।